लीजिए सुनिए, देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 18वें भाग के 6वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इंद्रानी और आनंदी के चले जाने के बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह, आनंद सिंह और भैरव सिंह में यों बातचीत होने लगी। इंद्रजीत सिंह भैरव सिंह से, असल बात जो मैं इंद्रानी से पूछना चाहता था उसका मौका तो अभी तक मिला ही नहीं। भैरव सिंह, यही कि तुम कौन और कहाँ की रहने वाली हो इत्यादि। इंद्रजीत सिंह, हाँ, और किशोरी, कामनी, कमलिनी इत्यादि कहाँ है तथा उनसे मुलाकात क्यों कर हो सकती है। आनंद सिंह भैरव सिंह से, इस बात का कुछ पता तो शायद तुम भी दे सकोगे, क्योंकि हम लोगों के पहले तुम इंद्रानी को जान चुके हो और कई ऐसी जगहों में भी घूम चुके हो जहां हम लोग अभी तक नहीं गए हैं। इंद्रजीत सिंह, हाँ, पहले तुम अपना हाल तो कहो। भैरव सिंह, सुनिए, अपना बटुआ पाने की उम्मीद में जब मैं उस दरवाजे के अंदर गया तो जाते ही मैंने उन दोनों को ललकार कर कहा, मैं भैरव सिंह स्वयं आ पहुंचा। इतने ही में वो दरवाजा जिस राह से मैं उस कमरे में गया था बंद हो गया। यद्यपि उस समय मुझे एक प्रकार का भय मालूम हुआ, परंतु बटुए की लालच ने मुझे उस तरफ देर तक ध्यान न देने दिया और मैं सीधा उस नकाबपोश के पास चला गया जिसकी कमर में मेरा बटुआ लटक रहा था। मैं समझे हुए था कि पीला मकरंद अर्थात पीली पोशाक वाला वो नकाबपोश स्याह नकाबपोश का दुश्मन तो है ही, अतएव स्याह नकाबपोश का मुकाबला करने में पीले मकरंद से मुझे कुछ मदद अवश्य मिलेगी। मगर मेरा ख्याल गलत था। मेरा नाम सुनते ही वे दोनों नकाबपोश मेरे दुश्मन हो गए और ये कहकर मुझसे लड़ने लगे कि ये अय्यारी का बटुआ अब तुम्हें नहीं मिल सकता। ये रहेगा तो हम दोनों में से किसी एक के पास ही रहेगा। परंतु मैं इस बात से भी हताश न हुआ। मुझे उस बटुए की लालच ऐसी कम न थी कि उन दोनों के धमकाने से डर जाता और अपने बटुए के पाने से नाउम्मीद होकर अपने बचाव की सूरत देखता। इसके अतिरिक्त आपका तिलिस्मी खंजर भी मुझे हताश नहीं होने देता था। अतः मैं उन दोनों के वारों का जवाब उन्हें देने और दिल खोलकर लड़ने लगा और थोड़ी ही देर में विश्वास करा दिया कि राजा बीरेंद्र सिंह के अय्यारों का मुकाबला करना हंसी खेल नहीं है। थोड़ी देर तक तो दोनों नकाबपोश मेरा वार बहुत अच्छी तरह बचाते चले गए, मगर इसके बाद जब उन दोनों ने देखा कि अब उनमें वार बचाने की कुदरत नहीं रही और तिलिस्मी खंजर जिस जगह बैठ जाएगा दो टुकड़े किए बिना न रहेगा, तब पीले मकरंद ने ऊंची आवाज में कहा, भैरव सिंह, ठहरो ठहरो, जरा मेरी बात सुन लो तब लड़ना। ओ स्याह नकाब वाले, क्यों अपनी जान का दुश्मन बन रहा है? जरा ठहर जा और मुझे भैरव सिंह से दो दो बातें कर लेने दे। पीले मकरंद की बात सुनकर स्याह नकाबपोश ने और साथ ही मैंने भी लड़ाई से हाथ खींच लिया, मगर तिलिस्मी खंजर की रोशनी को कम न होने दिया। इसके बाद पीले मकरंद ने मुझसे पूछा, तुम हम लोगों से क्यों लड़ रहे हो? मैं स्याह नकाबपोश की तरफ बताकर, इसके पास मेरा अय्यारी का बटुआ है जिसे मैं लिया चाहता हूं। पीला मकरंद, तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो? मैं तुमसे नहीं लड़ता बल्कि तुम मुझसे लड़ रहे हो। पीला मकरंद स्याह नकाबपोश से, क्यों, अब क्या इरादा है? इनका बटुआ खुशी से इन्हें दे दोगे या लड़कर अपनी जान दोगे? स्याह नकाबपोश, जब बटुए का मालिक स्वयं आ पहुंचा, बटुआ देने में मुझे क्यों कर इनकार हो सकता है? हाँ, यदि ये न आते तो बटुआ कदापि न देता। पीला मकरंद, जब ये ना आते मैं भी देख लेता कि तुम वो बटुआ मुझे कैसे नहीं देते। खैर, अब इनका बटुआ इन्हें दे दो और पीछे छुड़ाओ। स्याह नकाबपोश ने बटुआ खोलकर मेरे आगे रख दिया और कहा, अब तो मुझे छुट्टी मिली। इसके जवाब में मैंने कहा, नहीं, पहले मुझे देख लेने दो कि मेरी अनमोल चीजें इसमें हैं या नहीं। मैंने उस बटुए के बंधन पर निगाह पड़ते ही पहचान लिया कि मेरे हाथ की दी हुई गिरह ज्यों की त्यों मौजूद है। तथापि होशियारी के तौर पर बटुआ खोलकर देख लिया और जब निश्चय हो गया कि मेरी सब चीजें इसमें मौजूद हैं, तो खुश होकर बटुआ कमर में लगाकर स्याह नकाबपोश से बोला, अब मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी है, मगर ये तो बता दो कि कुमार के पास किस राह से जा सकता हूं। इसका जवाब स्याह नकाबपोश ने ये दिया कि ये सब हाल मैं नहीं जानता, तुम्हें जो कुछ पूछना है पीले मकरंद से पूछ लो। इतना कहकर स्याह नकाबपोश ना मालूम किधर चला गया और मैं पीले मकरंद का मुंह देखने लगा। पीले मकरंद ने मुझसे पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? मैं अपने मालिक के पास जाना चाहता हूं। पीला मकरंद, तो जाते क्यों नहीं?
मैं, क्या उस दरवाजे की राह जा सकूंगा जिधर से आया था? पीला मकरंद, क्या तुम देखते नहीं कि वो दरवाजा बंद हो गया है और अब तुम्हारे खोलने से नहीं खुल सकता? मैं, तब मैं क्यों कर बाहर जा सकता हूं? इसके जवाब में पीले मकरंद ने कहा, तुम मेरी सहायता के बिना यहां से निकलकर बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन और चक्करदार है। खैर, तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें यहां से बाहर कर दूंगा। पीले मकरंद की बात सुनकर मैं उसके साथ साथ जाने के लिए तैयार हो गया, मगर फिर भी अपना दिल भरने के लिए मैंने एक दफे उस दरवाजे को खोलने का उद्योग किया जिधर से उस कमरे में गया था। जब वो दरवाजा ना खुला, तब लाचार होकर मैंने पीले मकरंद का सहारा लिया, मगर दिल में इस बात का ख्याल जमा रहा कि कहीं वो मेरे साथ दगा न करे। पीले मकरंद ने चिराग उठा लिया और मुझे अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा, तथा मैं तिलिस्मी खंजर हाथ में लिए हुए उसके साथ रवाना हुआ। पीले मकरंद ने विचित्र ढंग से कई दरवाजे खोले और मुझे कई कोठरियों में घुमाता हुआ मकान के बाहर ले गया। मैं तो समझे हुए था कि अब आपके पास पहुंचा चाहता हूं, मगर जब बाहर निकलने पर देखा तो अपने को किसी और ही मकान के दरवाजे पर पाया। चारों तरफ सुबह की सफेदी अच्छी तरह फैल चुकी थी और मैं ताज्जुब की निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। उस समय पीले मकरंद ने मुझे उस मकान के अंदर चलने के लिए कहा, मगर इस जगह वो स्वयं पीछे हो गया और मुझे आगे चलने के लिए बोला। उसकी इस बात से मुझे शक पैदा हुआ। मैंने उससे कहा कि जिस तरह अभी तक तुम मेरे आगे आगे चलते आए हो, उसी तरह अब भी इस मकान के अंदर क्यों नहीं चलते? मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला चलूंगा। इसके जवाब में पीले मकरंद ने सिर हिलाया और कुछ कहा ही चाहता था कि मेरे पीछे की तरफ से आवाज आई, ओ भैरव सिंह, खबरदार, इस मकान के अंदर पैर न रखना और इस पीले मकरंद को पकड़ रखना, भागने न पावे। मैं घूमकर पीछे की तरफ देखने लगा कि यह आवाज देने वाला कौन है। इतने ही में इस इंद्रानी पर मेरी निगाह पड़ी, जो तेजी के साथ चलकर मेरी तरफ आ रही थी। पलटकर मैंने पीले मकरंद की तरफ देखा तो उसे मौजूद न पाया। नामालूम यकायक क्यों कर गायब हो गया। जब इंद्रानी मेरे पास पहुंची तो उसने कहा, तुमने बड़ी भूल की जो उस शैतान मकरंद को पकड़ न लिया। उसने तुम्हारे साथ धोखेबाजी की। बेशक वो तुम्हारे बटुए की लालच में तुम्हारी जान लिया चाहता था। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि मुझे खबर लग गई और मैं दौड़ी हुई यहां तक चली आई। वो कमबख्त मुझे देखते ही भाग गया। इंद्रानी की बात सुनकर मैं ताज्जुब में आ गया और उसका मुंह देखने लगा। सबसे ज्यादा ताज्जुब तो मुझे इस बात का था कि इंद्रानी जैसी खूबसूरत और नाजुक औरत को देखते ही वो शैतान मकरंद भाग क्यों गया। इसके अतिरिक्त देर तक तो मैं इंद्रानी की खूबसूरती ही को देखता रह गया। मुस्कुराकर, माफ कीजिए, बुरा न मानिएगा, क्योंकि मैं सच कहता हूं कि इंद्रानी को मैंने किशोरी से भी बढ़कर खूबसूरत पाया। सुबह के सुहावने समय में उसका चेहरा दिन की तरह दमक रहा था। इंद्रजीत सिंह, ये तुम्हारी खुशनसीबी थी कि सुबह के ऐसे वक्त खूबसूरत औरत का मुंह देखा। भैरव सिंह, उसी का ये फल मिला कि जान बच गई और आपसे मिल सका। इंद्रजीत सिंह, खैर तब क्या हुआ? भैरव सिंह, मैंने धन्यवाद देकर इंद्रानी से पूछा कि तुम कौन हो और ये मकरंद कौन था। इसके जवाब में इंद्रानी ने कहा कि ये तिलिस्म है, यहाँ के भेदों को जानने का उद्योग न करो। जो कुछ आपसे आप मालूम होता जाए उसे समझते जाओ। इस तिलिस्म में तुम्हारे दोस्त और दुश्मन बहुत हैं। अभी तो आए हो, 2-4 दिन में बहुत सी बातों का पता लग जाएगा। हाँ, अपने बारे में इतना जरूर कहूंगी कि इस तिलिस्म की रानी हूं और तुम्हें तथा दोनों कुमारों को अच्छी तरह जानती हूं। इंद्रानी इतना कह के चुप हो गई और पीछे की तरफ देखने लगी। उसी समय और भी 4-5 औरतें वहां आ पहुंची, जो खूबसूरत कमसिन और अच्छे गहने कपड़े पहने हुए थी। मैंने किशोरी, कामनी वगैरह का हाल इंद्रानी से पूछना चाहा, मगर उसने बात करने की मोहलत न दी और ये कहकर मुझे एक औरत के सुपुर्द कर दिया कि ये तुम्हें कुंवर इंद्रजीत सिंह के पास पहुंचा देगी। इतना कहकर बाकी औरतों को साथ लिए हुए इंद्रानी चली गई और मुझे पीछे तरद्दुद में छोड़ गई। अंत में उसी औरत की मदद से मैं यहां तक पहुंचा। इंद्रजीत सिंह, आखिर उस औरत से भी तुमने कुछ पूछा या नहीं? भैरव सिंह, पूछा तो बहुत कुछ, मगर उसने जवाब एक बात का भी न दिया, मानो वो कुछ सुनती ही न थी। हाँ, एक बात कहना तो मैं भूल ही गया। इंद्रजीत सिंह, वो क्या? भैरव सिंह, इंद्रानी के चले जाने के बाद जब मैं उस औरत के साथ इधर आ रहा था, तब रास्ते में एक लपेटा हुआ कागज मुझे मिला, जो जमीन पर इस तरह पड़ा हुआ था जैसे किसी राह चलते की जेब से गिर गया हो।
कमर से कागज निकालकर और कुंवर इंद्रजीत सिंह के हाथ में देकर, लीजिए पढ़िए, मैं तो इसे पढ़कर पागल सा हो गया था। भैरव सिंह के हाथ से कागज लेकर कुंवर इंद्रजीत सिंह ने पढ़ा और उसे अच्छी तरह देखकर भैरव सिंह से कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, मगर ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा दिल हमारे कब्जे में नहीं है और न हम किसी के अधीन हैं। आनंद सिंह, भैया जरा मैं भी तो देखूं ये कागज कैसा है और इसमें क्या लिखा है। इंद्रजीत सिंह वो कागज देकर, लो देखो। आनंद सिंह कागज को पढ़कर और उसे अच्छी तरह देखकर, ये तो अच्छी जबरदस्ती है, मानो हम लोग कोई चीज ही नहीं है। भैरव सिंह से, जिस समय ये चिट्ठी तुमने जमीन पर से उठाई थी, उस समय उस औरत ने भी देखा या तुमसे कुछ कहा था कि नहीं, जो तुम्हारे साथ थी। भैरव सिंह, उसे इस बात की कुछ खबर भी नहीं थी, क्योंकि वो मेरे आगे आगे चल रही थी। मैंने जमीन पर से चिट्ठी उठाई भी और पढ़ी भी, मगर उसे कुछ भी मालूम न हुआ। मुझे तो शक होता है कि वो गूंगी और बहरी अथवा हद से ज्यादा सीधी और बेवकूफ थी। आनंद सिंह, इस पर मोहर इस ढंग की पड़ी हुई है जैसे किसी राजदरबार की हो। भैरव सिंह, बेशक ऐसी ही मालूम पड़ती है। हंसकर इंद्रजीत से, चलिए आपके लिए तो पौबारा है, किस्मत का धनी होना इसे ही कहते हैं। इंद्रजीत सिंह, तुम्हारी ऐसी की तैसी। पाठकों के सुभीते के लिए हम उस चिट्ठी की नकल यहां लिख देते हैं, जिसे पढ़कर और देखकर दोनों कुमारों और भैरव सिंह को ताज्जुब मालूम हुआ था। पूज्यवर, पत्र पाकर चित्त प्रसन्न हुआ। आपकी राय बहुत अच्छी है। उन दोनों के लिए कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ऐसा वर मिलना कठिन है। इसी तरह दोनों कुमारों को भी ऐसी स्त्री नहीं मिल सकती। बस अब इसमें सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी आज्ञानुसार मैं 8 पहर के अंदर ही सब सामान दुरुस्त कर दूंगा। बस परसों ब्याह हो जाना ही ठीक है। बड़े लोग इस तिलिस्म में जो कुछ दहेज की रकम रख गए हैं, वो इन्हीं दोनों कुमारियों के योग्य है। यद्यपि इन दोनों का दिल चुटीला हो चुका है, परंतु हमारा प्रताप भी तो कोई चीज है। जब तक दोनों कुमार आपकी आज्ञा न मानेंगे, तब तक वे जा कहां सकते हैं। अंत को वो होना आवश्यक है जो आप चाहते हैं। मुहर, दस्तखत, मुंह मां। इस चिट्ठी को कुंवर इंद्रजीत सिंह ने पुनः पढ़ा और ताज्जुब करते हुए अपने छोटे भाई की तरफ देखकर कहा, ताज्जुब नहीं कि ये चिट्ठी किसी ने दिल लगी के तौर पर लिखकर भैरव सिंह के रास्ते में डाल दी हो और हम लोगों को तरद्दुद में डालकर तमाशा देखना चाहते हो। आनंद सिंह, कदाचित ऐसा ही है। अगर कमलनी से मुलाकात हो गई होती तो। भैरव सिंह, तब क्या होता। मैं ये पूछता हूं कि इस तिलिस्म के अंदर आकर आप दोनों भाइयों ने क्या किया। अगर इसी तरह से समय बिताया जाएगा तो देखिएगा कि आगे चलकर क्या क्या होता है। इंद्रजीत सिंह, तो तुम्हारी क्या राय है, बिना समझे बूझे तोड़फोड़ मचाऊं। भैरव सिंह, बिना समझे बूझे तोड़फोड़ मचाने की क्या जरूरत है। तिलिस्मी किताब और तिलिस्मी बाजे से आपने क्या पाया और वो किस दिन काम आवेगा। क्या इन बागों का हाल उसमें लिखा हुआ न था। इंद्रजीत सिंह, लिखा हुआ तो था, मगर साथ ही इसके ये भी अंदाज मिलता था कि तिलिस्म के ये हिस्से टूटने वाले नहीं हैं। भैरव सिंह, ये तो मैं भी बिना तिलिस्मी किताब पढ़े ही समझ सकता हूं कि तिलिस्म के ये हिस्से टूटने वाले नहीं हैं। अगर टूटने वाले होते तो किशोरी, कामनी वगैरह को राजा गोपाल सिंह हिफाजत के लिए यहां न पहुंचा देते। मगर यहां से निकल जाने का या तिलिस्म के उस हिस्से में पहुंचने का रास्ता तो जरूर होगा जिसे आप तोड़ सकते हैं। आनंद सिंह, हाँ, इसमें क्या शक है। भैरव सिंह, अगर शक नहीं है तो उसे खोजना चाहिए। इतने ही में इंद्रानी और आनंदी भी आ पहुंची, जिन्हें देख दोनों कुमार बहुत प्रसन्न हुए और इंद्रजीत सिंह ने इंद्रानी से कहा, मैं बहुत देर से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। इंद्रानी, मेरे आने में वादे से ज्यादा देर तो नहीं हुई। इंद्रजीत सिंह, ना सही, मगर ऐसे आदमी के लिए जिसका दिल तरह तरह के तरद्दुदों और उलझनों में पड़कर खराब हो रहा है, इतना इंतजार भी कम नहीं है। इस समय इंद्रानी और आनंदी यद्यपि सादी पोशाक में थी, मगर किसी तरह की सजावट की मोहताज न रहने वाली उनकी खूबसूरती देखने वाले का दिल, चाहे वो परले सिरे का त्यागी क्यों न हो, अपनी तरफ खींचे बिना नहीं रह सकती थी। नुकीले हरबों से ज्यादा काम करने वाली उनकी बड़ी बड़ी आंखों में मारने और जिलाने वाली दोनों तरह की शक्तियां मौजूद थीं। गालों पर इत्तेफाक से आ पड़ी हुई घुंघराली लटें
शांत बैठे हुए मन को भी चाबुक लगाकर अपनी तरफ मुतवज्जह कर रही थीं। सीधेपन और नेक चलनी का पता देने वाली सीधी और पतली नाक तो जादू का काम कर रही थी, मगर उनके खूबसूरत पतले और लाल होठों को हिलते देखने और उनमें से तुले हुए तथा मन लुभाने वाले शब्दों के निकलने की लालसा से दोनों कुमारों को छुटकारा नहीं मिल सकता था, और उनकी सुराहीदार गर्दनों पर गर्दन देने वालों की कमी नहीं हो सकती थी। केवल इतना ही नहीं, उनके सुंदर सुडौल और उचित आकार वाले अंगों की छटा बड़े बड़े कवियों और चित्रकारों को भी चक्कर में डालकर लज्जित कर सकती थी। कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के आग्रह से वे दोनों उनके सामने बैठ गईं, मगर अदब का पल्ला लिए और सिर नीचा किए हुए। इंद्राणी, इस जल्दी और थोड़े समय में हम लोग आपकी खातिरदारी और मेहमानी का इंतजाम कुछ भी न कर सकें, मगर मुझे आशा है कि कुछ देर के बाद इस कसूर की माफी का इंतजाम अवश्य कर सकूंगी। इंद्रजीत सिंह, इतना क्या कम है कि मुझ जैसी नाचीज मुसाफिर के साथ यहां की रानी होकर तुमने ऐसा अच्छा बर्ताव किया। अब आशा है कि जिस तरह तुमने अपने बर्ताव से मुझे प्रसन्न किया है, उसी तरह मेरे सवालों का जवाब देकर मेरा संदेह भी दूर करोगी। इंद्राणी, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछे, मुझे जवाब देने में किसी तरह का उज्र न होगा। इंद्रजीत सिंह, किशोरी, कामनी, कमलिनी और लाडली वगैरह इस तिलिस्म के अंदर आई हैं? इंद्राणी, जी हां, आई तो है। इंद्रजीत सिंह, क्या तुम जानती हो कि इस समय वे सब कहाँ हैं? इंद्राणी, जी हां, मैं अच्छी तरह जानती हूं। इस बाग के पीछे सटा हुआ एक और तिलिस्मी बाग है। सभी को लिए हुए कमलिनी उसी बाग में चली गई हैं और उसी में रहती हैं। इंद्रजीत सिंह, क्या हम लोगों को तुम उनके पास पहुंचा सकती हो? इंद्राणी, जी नहीं। इंद्रजीत सिंह, क्यों? इंद्राणी, ये बाग एक दूसरी औरत के अधीन है, जिससे बढ़कर मेरी दुश्मन इस दुनिया में कोई नहीं। इंद्रजीत सिंह, तो क्या तुम उस बाग में कभी नहीं जाती? इंद्राणी, जी नहीं, क्योंकि एक तो दुश्मन के ख्याल से मेरा जाना वहां नहीं होता, दूसरे उसने रास्ता भी बंद कर दिया है। इसी तरह मैं उसके पक्षपातियों को अपने बाग में नहीं आने देती। इंद्रजीत सिंह, तो हमारी और उनकी मुलाकात क्यों कर हो सकती है? इंद्राणी, यदि आप उन सभी से मिलना चाहें तो 3-4 दिन और सब्र करें, क्योंकि अब ईश्वर की कृपा से ऐसा प्रबंध हो गया है कि 3-4 दिन के अंदर ही वो बाग मेरे कब्जे में आ जाए और उसका मालिक मेरा कैदी बने। मेरे दारोगा ने तो कमलनी को उस बाग में जाने से मना किया था, मगर अफसोस कि उसने दारोगा की बात न मानी और धोखे में पड़कर अपने को एक ऐसी जगह जा फंसाया जहां से हम लोगों का संबंध कुछ भी नहीं। इंद्रजीत सिंह, तो क्या तुम लोग राजा गोपाल सिंह के अधीन नहीं होते? इंद्राणी, हम लोग जरूर राजा गोपाल सिंह के अधीन हैं, और मैं ये जानती हूं कि आप यहाँ के तिलिस्म को तोड़ने के लिए आए हैं। अस्तु इस बात को भी जानते होंगे कि यहाँ के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जिन्हें आप नहीं तोड़ सकेंगे। इंद्रजीत सिंह, हाँ, जानते हैं। इंद्राणी, उन्हीं हिस्सों में से जो टूटने वाले नहीं हैं, कई दर्जे ऐसे हैं जो केवल सैर तमाशे के लिए बनाए गए हैं, और वहां जमानिया का राजा प्रायः अपने मेहमानों को भेजकर सैर तमाशा दिखाया करता है। अस्तु इसलिए कि वो जगह हमेशा अच्छी हालत में बनी रहे, हम लोगों के कब्जे में दे दी गई है, और नाम मात्र के लिए हम लोग तिलिस्म की रानी कहलाते हैं। मगर हाँ, इतना तो जरूर है कि हम लोगों को सोना चांदी और जवाहिरात की यहाँ की बदौलत कमी नहीं है। इंद्रजीत सिंह, जिन दिनों राजा गोपाल सिंह को माया रानी ने कैद कर लिया था, उन दिनों यहाँ की क्या अवस्था थी? माया रानी भी कभी यहाँ आती थी या नहीं? इंद्राणी, जी नहीं, माया रानी को इन सब बातों और जगहों की कुछ खबर ही न थी, इसलिए वो अपने समय में यहाँ कभी नहीं आई, और तब तक हम लोग स्वतंत्र बने रहे। अब इधर जब से आपने राजा गोपाल सिंह को कैद से छुड़ाकर हम लोगों को पुनः जीवन दान दिया है, तब से केवल 3 दफे राजा गोपाल सिंह यहाँ आए हैं, और चौथी दफे परसों मेरी शादी में यहाँ आवेंगे। इंद्रजीत सिंह चौंक कर, क्या परसों तुम्हारी शादी होने वाली है? इंद्राणी कुछ शर्मा कर, जी हां, मेरी और आनंदी की तरफ इशारा करके, मेरी इस छोटी बहन की भी। इंद्रजीत सिंह, किसके साथ? इंद्राणी, सो तो मुझे मालूम नहीं। इंद्रजीत सिंह, शादी करने वाले कौन हैं? तुम्हारे माँ बाप होंगे। इंद्राणी, जी मेरे माँ बाप नहीं हैं, केवल गुरुजी महाराज हैं, जिनकी आज्ञा
मुझे माँ बाप की आज्ञा से भी बढ़कर माननी पड़ती है। भैरव सिंह इंद्रानी से, इस तिलिस्म के अंदर कल परसों में किसी और का ब्याह भी होने वाला है? इंद्रानी, नहीं। भैरव सिंह, मगर हमने सुना है। इंद्रानी, कदापि नहीं। अगर ऐसा होता तो हम लोगों को पहले खबर होती। इंद्रानी का जवाब सुनकर भैरव सिंह ने मुस्कुराते हुए कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की तरफ देखा और दोनों कुमारों ने भी उसका मतलब समझकर सिर नीचा कर लिया। इंद्रजीत सिंह इंद्रानी से, क्या तुम लोगों में पर्दे का कुछ ख्याल नहीं रहता? इंद्रानी, पर्दे का ख्याल बहुत ज्यादा रहता है, मगर उस आदमी से पर्दे का बर्ताव करना पाप समझा जाता है जिसको ईश्वर ने तिलिस्म तोड़ने की शक्ति दी है। तिलिस्म तोड़ने वाले को हम ईश्वर समझें, यही उचित है। आनंद सिंह, तो तुम राजा गोपाल सिंह के पास जा सकती हो या हमारी चिट्ठी उनके पास पहुंचा सकती हो? इंद्रानी, मैं स्वयं राजा गोपाल सिंह के पास जा सकती हूं और अपना आदमी भी भेज सकती हूं, मगर आजकल ऐसा करने का मौका नहीं है, क्योंकि आजकल माया रानी वगैरह खास बाग में आई हुई हैं और उनसे तथा राजा गोपाल सिंह से बदाबदी हो रही है। शायद ये बात आपको भी मालूम होगी। इंद्रजीत सिंह, हाँ मालूम है। इंद्रानी, ऐसी अवस्था में हम लोगों का या हमारे आदमियों का वहां जाना अनुचित ही नहीं बल्कि दुखदायी भी हो सकता है। इंद्रजीत सिंह, हाँ सो तो जरूर है। इंद्रानी, मगर मैं आपका मतलब समझ गई। आप शायद उसके विषय में राजा गोपाल सिंह को लिखना चाहते हैं जिसके हिस्से में किशोरी कामनी वगैरह पड़ी हुई हैं, मगर ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 रोज सब्र कीजिए, तब तक स्वयं राजा गोपाल सिंह ही यहां आकर आपसे मिलेंगे। इंद्रजीत सिंह, अच्छा ये बताओ कि हमारी चिट्ठी किशोरी या कमलिनी के पास पहुंचवा सकती हो? इंद्रानी, जी हां, बल्कि उसका जवाब भी मंगवा सकती हूं, मगर ताज्जुब की बात है कि कमलिनी ने आपके पास कोई पत्र क्यों नहीं भेजा। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें आप लोगों का यहां आना मालूम है। इंद्रजीत सिंह, शायद कोई सबब होगा। अच्छा तो कमलिनी के नाम से एक चिट्ठी लिख दूं? इंद्रानी, हाँ लिख दीजिए, मैं उसका जवाब मंगा दूंगी। कुंवर इंद्रजीत सिंह ने भैरव सिंह की तरफ देखा। भैरव सिंह ने अपने बटुए में से कलम दवात और कागज निकालकर कुमार के सामने रख दिया और कुमार ने कमलिनी के नाम से इस मजमून की चिट्ठी लिख और बंद कर इंद्रानी के हवाले कर दी। मेरी कमलनी, ये तो मुझे मालूम ही है कि किशोरी कामनी लक्ष्मी देवी और लाडली वगैरह को साथ लेकर राजा गोपाल सिंह की इच्छानुसार तुम यहां आई हो, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम्हारा दिल, जो किसी समय मक्खन की तरह मुलायम था, अब फौलाद की तरह ठोस हो गया। इस बात का तो विश्वास हो ही नहीं सकता कि तुम इच्छा करके भी मुझसे मिलने में असमर्थ हो, परंतु इस बात का रंज अवश्य हो सकता है कि किसी तरह का कसूर न होने पर भी तुमने मुझे दूध की मक्खी की तरह अपने दिल से निकाल कर फेंक दिया। खैर, तुम्हारे दिल की मजबूती और कठोरता का परिचय तो तुम्हारे अनूठे कामों ही से मिल चुका था, परंतु किशोरी के विषय में अभी तक मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि वो भी मुझे तुम्हारी ही तरह अपने दिल से भुला देने की ताकत रखती है। मगर क्या किया जाए, पराधीनता की बेड़ी उसके पैरों में है और लाचारी की मुहर उसके होठों पर। अतः इन सब बातों का लिखना तो अब वृथा ही है, क्योंकि तुम अपनी आप मुख्तार हो, मुझसे मिलना चाहो, ये तुम्हारी इच्छा है, मगर अपना तथा अपने साथियों का कुशल मंगल तो लिख भेजो, या यदि अब मुझे इस योग्य भी नहीं समझती तो जाने दो। क्या कहें, किसका? इंद्रजीत। कुंवर आनंद सिंह की भी इच्छा थी कि अपने दिल का कुछ हाल कामनी और लाडली को लिखें, परंतु कई बातों का ख्याल कर रह गए। इंद्रानी कुंवर इंद्रजीत सिंह की लिखी हुई चिट्ठी लेकर उठ खड़ी हुई और ये कहती हुई अपनी बहन को साथ लिए चली गई कि अब मैं चिराग जलने के बाद आप लोगों से मिलूंगी। तब तक आप लोग यदि इच्छा हो तो इस बाग की सैर करें, मगर किसी मकान के अंदर जाने का उद्योग न करें। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 18वें भाग के 6वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।